कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम कमलेश मिश्रा है। मैं नोएडा उत्तर प्रदेश दिल्ली एनसीआर का रीजन है जहाँ पे हूँ। मेरा एक छोटा सा योगा स्कूल है, IIAS स्कूल ऑफ योगा। मैंने एकेडमिकली अपनी पढ़ाई आयुर्वेद में पूरी की। पहले मैंने अपने स्कूल के बाद BAMS का ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के पीछे मेरा उद्देश्य था कि मैं खुद को ठीक कर सकूं। मुझे बहुत छोटी एज से ब्रोंकाइटिस था, क्योंकि मेरा बचपन जहाँ बीता वहाँ कोल माइनिंग होती थी। सो कोल डस्ट की वजह से मुझे ब्रोंकाइटिस हो गया। तो खुद को ठीक करने के लिए मैं आयुर्वेद पढ़ा, क्योंकि मुझे लगा कि एलोपैथी तो मैं इतने सालों से करा रहा हूँ, मेरे परिवार वाले परेशान हो रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत फायदा नहीं हो रहा। तो क्यों ना ऐसा करें कि कोई दूसरी थेरेपी की ओर जाए, कुछ दूसरी पैथी की ओर जाए। तो मैंने आयुर्वेद पढ़ा और बहुत मन लगा के पढ़ा। मतलब ऐसी पढ़ाई की कि मैं अपने यूनिवर्सिटी में अच्छे स्टूडेंट्स में गिना जाने लगा। एग्जाम पहुंचते पहुंचते काफी अच्छा स्कोर किया और टॉप 10 स्टूडेंट्स में मेरा नाम था। कुछ कुछ ईयर्स तो मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे भी था। सो फाइनली मेरा ग्रेजुएशन बहुत पढ़ लिख के पूरा हुआ, बहुत ईमानदारी से मैं ग्रेजुएट हुआ। लेकिन उस ग्रेजुएशन के बाद एक जो नई चीज मेरे जीवन में जुड़ी, वो जुड़ी कि जब तक मैं दवाई खा रहा था तब तक मैं बिल्कुल ठीक था। दवाई खाना छोड़ा और मैं बीमार हूँ। तो मेरी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक नहीं हो रही थी, बस एक मैनेजेबल कंडीशन पर चल रही थी, जो कि पिछले कई सालों से चल रही थी। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये ठीक नहीं है, कुछ ऐसा करते हैं कि अपने आप को ठीक करने का मौका मिले। उसी बीच मैंने एक फिल्म देखी, तेरे नाम। उसमें उसको लेके गए थे वो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में, जहाँ पे मिट्टी पानी वानी का सब कुछ समझ में आया। सो क्रेडिट्स पे जाके जब मैंने चेक किया कि उन्होंने कहाँ पे ये रिकॉर्ड किया, तो SGM कॉलेज एक उनका क्रेडिट निकल के आया कि उनका कैंपस उन्होंने यूज किया था। तो फिर मैं नेचुरोपैथी पढ़ने के लिए ट्राई करने लगा। हालांकि मैं पहले से ग्रेजुएशन कर चुका था, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स है। फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो एक कोर्स मुझे मिल गया, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा नेचुरोपैथी। वहां मेरा परिचय नेचुरोपैथी और योग से हुआ। इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करते करते आप समझें कि मुझे बड़ा विश्वास हो गया कि योग बहुत मजेदार चीज। पहली बार योग करके 1 महीने बीमार हुआ था। जब पहली बार मैंने अपनी क्लास में योगा प्रैक्टिस की थी, 1 महीने बीमार था। तो ये बताने के पीछे कारण ये है कि मेरे जैसे हजारों लोग जो बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं, और उस 1 महीने की बीमारी के बाद भी मेरे टीचर अच्छे मिले जिन्होंने मुझे छोड़ने नहीं दिया, जबरदस्ती बांध के रखा। मैंने योग पढ़ा, मुझे खुद को ठीक करके बड़ा मजा आया। 1 साल में मैं ऑलमोस्ट ठीक हो गया, बिना किसी दवाई की मैं चीजें मैनेज कर पा रहा था। फिर इंटरेस्ट हुआ कि नहीं, अब योग को थोड़ा सीरियस होके पढ़ना है। फिर मैंने MSc पढ़ी मेडिकल कॉलेज से। योग में MSc की मैंने। फिर मैं कुछ बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के साथ रहा, कुछ अच्छे डॉक्टरों का साथ मिला, जहाँ पे मैंने योग का विज्ञान बहुत अच्छे से सीखा, समझा। तो खुद को पिछले 15-17 सालों से बिना दवाइयों के फ्री रख रहा हूँ। मतलब मुझे याद नहीं कि मेरे नेचुरोपैथी पढ़ने के बाद, मतलब जब मैंने योगा का पहला इंट्रोडक्शन समझा था, उस 1 साल के बाद मैंने कोई दवाई खाई। और एक कंडीशन ऐसी थी कि मैं बिना ब्रोंकोडायलेटर रह नहीं पाता था, वो इनहेलर के बिना रह नहीं पाता था। इतना बोलना मेरे लिए असंभव था। और अब मैं दिन के 7-7 8-8 घंटे बोलता हूँ। तो ये सब कुछ संभव हुआ योग से। योग का जो चमत्कार था, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं केदारनाथ तक की चढ़ाई पैदल चल के गया और कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। तो फिर एक सोच आई दिमाग में कि यार, अगर मैं खुद को बदल सकता हूँ तो क्यों ना मैं दूसरे लोगों को मदद करूँ। तो फिर मैंने इसको एज अ योगा थेरेपी अपना क्लिनिक बना के अप्लाई करने की कोशिश की। तो क्या था कि 2 4 10 किलोमीटर के लोग आ रहे थे। फिर धीरे धीरे थोड़ा प्रसिद्धि हुई तो अलग अलग शहरों से भी थोड़े बहुत लोग मिलने लगे। पर लोगों का दायरा बड़ा सीमित था।
तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं ये पढ़ाना चालू। इसको पढ़ाने से ये होगा कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे। तो मैं अकेला अगर 10 को ठीक कर रहा हूँ, तो वो 10 लोग मिलके 100 को ठीक करेंगे, और 100 लोग मिलके 1000 को ठीक कर देंगे। तो फिर मैंने ये पढ़ाना चालू किया, और तब से 12 साल हो गए मुझे पढ़ाते। अब तक मैंने सक्सेसफुली बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अभी अच्छा काम कर रहे हैं, और जब वो कुछ अच्छे रिजल्ट्स बताते हैं तो बड़ी खुशी होती है। मतलब आप सोचो कि हमने ऐसे रिजल्ट किए, कुछ लोग तो यहाँ भी होंगे, चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। नेहा नहीं है ना? नेहा ने तो एक ऐसा केस ठीक किया जहाँ पे यूट्रस रिमूवल था। डॉक्टर ने बोला कि अभी ये यूट्रस काम का नहीं है, इसको रिमूव कर दो। वो यूट्रस भी ठीक हुआ, और उन्होंने नॉर्मली कंसीव भी किया। तो ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ नेहा के डेडिकेशन से हुआ, उनकी समझ से हुआ। नेहा ने मेरे साथ वुमेन वेलनेस का पूरा कोर्स किया था। सो उन्होंने वो ठीक किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े केसेस ठीक किए हैं। मतलब यूट्रस रिमूवल के तो हम कई केसेस ठीक कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे किसी को थायराइड है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को पीसीओडी है, किसी को लिवर डिजीज है, किसी को डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट है, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है। तो हमने ओवरऑल सारी बीमारियों को योग से बहुत साइंटिफिक तरीके से ठीक करने का एक पूरा मैनुअल तैयार किया। यहाँ पे हमने योग आसनों को, एक्सरसाइजेस को एज अ मेडिसिन यूज करना स्टार्ट किया। क्योंकि जब एक बीमार इंसान होता है ना, तो वो बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं कर सकता। आपको जो मैं अभी बता रहा था कि पहली बार एक्सरसाइज करके मैं 1 महीने बीमार रहा, उसके पीछे यही कारण कि जब आप किसी को, बीमार इंसान को खूब एक्सरसाइज करा देते हो, तो उसका योग से या तो विश्वास हट जाता है, और अगर आप धीरे धीरे उसको एक्सरसाइज कराते रहते हो, तो होता क्या है कि वो इम्प्रूव होता है। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो एक्सरसाइज वो करेगा वो इम्प्रूव नहीं होगा। डेफिनेटली उसकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, लेकिन वो चेंजेस क्योंकि सही समझ, सही अप्रोच में होने की परमानेंट नहीं होंगे। या ये कहा जाए कि जैसे मानिए कोई बीमारी आप ठीक कर रहे हो, लिवर पे फैट जमा हुआ है, बहुत कॉमन कंडीशन। लिवर पे फैट जमा हुआ है, बहुत कॉमन कंडीशन है। आप योग कराते रहिए, धीरे 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 आप देखेंगे उसका वेट कम होगा, तो उसके लिवर के ऊपर का फैट भी थोड़ा थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर किसी को लिवर का फैट जो है वो हम 25 से 30 दिनों में कम कर दें, तो क्या बुरा है? सो वो लिवर का फैट बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। सिर्फ लिवर का फैट ही नहीं, कोई भी बीमारी, जैसे कोई किसी को मतलब समझो आप इंटेस्टाइन में अल्सर हो, बहुत कॉमन कंडीशन है। जनरली योगा टीचर्स कहते हैं योगा करना ही नहीं चाहिए, ब्लीडिंग हो जाएगी, है ना? पेट दबाने की कोई आसन आप कर ही नहीं सकते, नहीं तो अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। लेकिन इसका और किसी दूसरी टाइप में कोई इलाज भी नहीं। सब लोग यही कहते हैं कि ये दही खाओ, ये खाओ, वो खाओ, खाने पीने का परहेज रखो, धीरे धीरे बॉडी को हील करेंगे। लेकिन अगर हम किसी तरीके से इंटेस्टाइन पे ब्लड फ्लो अच्छा कर दें, तो हमारे ब्लड में खुद इतनी हीलिंग कैपेसिटी है कि बहुत आसानी से उस सारे अल्सर को वो खत्म कर देंगे। क्योंकि ये अल्सर थोड़े दिन आपको दवाई खिला के मैनेज किया जाता है, बाद में इंटेस्टाइन को काट के छोटा कर दिया जाता है। ठीक नहीं कर पाते। क्यों नहीं ठीक कर पाते? क्योंकि इंटेस्टाइन पे ब्लड फ्लो ही नहीं बढ़ाना पाते, वो उनके पास तरीका ही नहीं है। तो योग ऐसा तरीका था जहाँ पे आप बड़ी बड़ी सर्जरी से बच सकते हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। मतलब आप समझो कि आप अगर सही तरीके से अप्रोच करो, तो आप कैंसर की मेजर सर्जरी से बच सकते हो। मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि कैंसर ठीक हो जाए। मैं बहुत साफ बात बोलता हूँ, मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा हूँ कैंसर ठीक हो जाए। हाँ, पर यह है कि अगर आपने प्राइमरी स्टेज पे कैंसर को डायग्नोज कर लिया है, तो लाइफ टाइम आपको सर्जिकल कंडीशन में जाने की जरूरत नहीं है। योग में इतनी पावर है, क्योंकि कैंसर सेल्स हम सबके भीतर है। हमारी इम्यूनिटी जब तक हमारे साथ है तब तक उनको ग्रो नहीं करने देती। जैसे ही हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट हुई, उनको ग्रो करने देती है, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो सिर्फ कैंसर सेल ही नहीं, ऐसी बहुत सारी बड़ी बीमारियां, जैसे लिवर की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पेंक्रियाज की प्रॉब्लम है, स्प्लीन की प्रॉब्लम है। पीछे मैं स्प्लीन का केस देख रहा था कि स्प्लीन बढ़ गया था, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन बहुत कम रहने लगा था, और बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत है। डॉक्टर बोल रहे कोई ऑप्शन नहीं है, या तो स्प्लीन निकाल दो, बदल दो।
और कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके पास। सो ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल इलनेस आप ठीक कर सकते हो। साथ साथ वो रेगुलर बीमारियां जो लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से आती है, जिनको हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से पीसीओडी हो गया, डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, ये सारी बीमारियां लाइफस्टाइल एसोसिएटेड अगर होती तो सबको हो जाती, क्योंकि एक घर में रहने वाले तो सबकी सबकी लाइफस्टाइल एक जैसी है। एक घर में हस्बैंड वाइफ दो लोग रह रहे हैं, दोनों एक जैसी लाइफस्टाइल जीते हैं। अगर कुछ बहुत ज्यादा अंतर हुआ तो हो सकता है भाई थोड़ा 1 घंटे पहले उठ जाती है, आधे घंटे बाद सोती है, तो वही हो गया। इधर 1 घंटे पहले उठ गई, आधे घंटे बाद सोई, तो ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गई। ठीक। दूसरी चीज क्या होती है कि वाइफ के कंडीशन में वाइफ थोड़ा ज्यादा फिजिकली एक्टिव हो जाती है हस्बैंड की अपेक्षा, कई घरों में। कुछ घरों में हस्बैंड ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वाइफ कम एक्टिव। वो हर घर के अलग अलग बात। लेकिन आप देखो एक एज के बाद हस्बैंड का डायबिटीज बढ़ने लगता है, बीपी बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? आप बोलोगे वो स्ट्रेस कर रहे हैं। भाई वाइफ भी तो स्ट्रेस करी, वो भी तो घर संभाल रही है। हस्बैंड तो सिर्फ बाहर गुस्सा करके आता है, वाइफ तो बाहर का गुस्सा भी घर में झेल रही है। तो क्यों नहीं हुआ? अब जैसे माइग्रेन है, वाइफ को माइग्रेन हो गया, हस्बैंड को क्यों नहीं हुआ? और हर किसी को माइग्रेन क्यों नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को माइग्रेन क्यों होता है? क्योंकि ये सारी चीजें हमारे सिस्टम के माल फंक्शन की वजह से आती है। तो जब हमारा शरीर सही तरीके से काम करना सीख जाएगा, तो ये सारी चैलेंजेस को हम इजिली क्योर कर पाएंगे। यहाँ मेरा सीधा सीधा सा मतलब है क्योर कर पाएंगे। मैं कुछ कंडीशंस में कहता हूँ मैनेज कर पाएंगे, कुछ कंडीशंस में कहता हूँ क्योर कर पाएंगे। तो दोनों का मतलब मैं आपको बता दूं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो जीवन भर ठीक नहीं होंगी, जिस दिन आप लापरवाही करना चालू कर दोगे वो फिर वहीं पहुंच जाएगी। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको आप ठीक कर सकते हो। और क्या करना होगा आपको? सिर्फ खुद को थोड़ा परिवर्तित करना है। अगर आप थोड़ा परिवर्तित कर लोगे तो चीजें मजेदार हो जाए। तो यहाँ पे आपको ये सीखने को मिलेगा कि बीमारी आई कैसे, बीमारी ठीक कैसे हो, रुक क्यों रही है हमारे शरीर। तो ये दोनों चीजें बहुत ब्यूटीफुली हम सीखेंगे। एक बार मैं आपको कोर्स की ओर लेके चलता हूँ कि इस कोर्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो ये बहुत कॉमन चीज है जो आप पढ़ने वाले हैं। ये इस कोर्स में जो बड़ी कॉमन चीज है वो ये है कि आप एक बार फिर से अपना ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का नॉलेज जो है ना, वो रिवाइज कर पाए। और ये रिवाइज करने के पीछे रीजन क्या है, मुझे पता है आप सब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ के आते हैं। लेकिन ये रिवाइज करने का मकसद ये है कि आपको दूसरा परसेप्शन बताना कि बीमारियां इस तरीके से आई, इस तरीके से ठीक हुई। तो यहाँ पे मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि आपका ओरल कैविटी से स्लाइवा सिक्रीट होगा, ईसोफेगस से आपके वो अंदर जाएगा, स्टमक में आपके एचसीएल सिक्रीट होगा, इंटेस्टाइन आपकी, मैं ये नहीं बताऊंगा। ये तो आप पढ़ के आए हो, इसके बाद की बात नहीं बताऊंगा। लाइक नेचर ने हमें मुंह ही क्यों दिया, खाने का ये पूरा सिस्टम बनाया क्यों, और हम कहाँ गलती कर रहे हैं। मुंह दिया, मुंह से आप जहर भी खा लीजिए, मेरा विश्वास मानिए आप नहीं मरेंगे। इतना बेहतर स्ट्रक्चर है ये मुंह कि आप जहर भी खा लीजिए, नहीं मरेंगे। ये नेचर ने इतना सोच के बनाया था ना कि आप कुछ भी खा लो। और आपने देखा भी होगा, हाँ अभी बीच में सुन रहे थे ना, चाइनीज चूहा खाते हैं, सांप खाते हैं, कॉकरोच खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो आखिर सारा सिस्टम तो हमारे जैसा उनका भी है ना। तो वो खा पा रहे हैं क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम काम कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो साग भाजी भी ढंग से नहीं खा पा रहे हैं, तो पालक खाते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है, सुबह सुबह उनके मोशन एकदम डार्क डार्क से और कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। तो ये मुंह नेचर ने बहुत मजेदार तरीके से बना के दिया। उसी तरीके से हमारा स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें बहुत चमत्कारिक तरीके से काम करती। तो इनका हम मॉडर्न साइंस अच्छे से समझेंगे, ये काम क्या करती है और कैसे काम करती है, और अगर प्रॉब्लम आएगा तो क्यों प्रॉब्लम आएगा। जैसे जो मैं आर्टरीज की बात करता हूँ ना, हेपेटिक आर्टरी, या आपके इंटेस्टाइन की ओर जा रही थे, आपकी इलियक आर्टरी, जेजुनल आर्टरी, या स्टमक की ओर, तो ये सिर्फ आर्टरी नहीं समझोगे आप, उस आर्टरी का इंपॉर्टेंस समझोगे।
उस आर्टरी को इन्फ्लुएंस करने का तरीका सीखोगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैं सिर्फ आपको सांस लेना और छोड़ना नहीं बताऊंगा, आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपके पास लंग्स है, लंग्स में एल्वेलाइज है, उसमें हवा भर जाएगी, गैसेस एक्सचेंज होगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि लंग्स बेचारे खराब क्यों होते, परेशान क्यों होते। आप चाहे -10 डिग्री पे खड़े रहो, चाहे -50 डिग्री, +50 डिग्री पे खड़े रहो, आपकी बॉडी के भीतर जो है ना 37 डिग्री ही जाएगा। क्यों? -10 डिग्री में खड़े हैं तो भी 37 डिग्री जा रहा है, और +50 पे खड़े हैं तो भी 37 डिग्री जा रहा है। सोचिए नेचर ने कितना यूनिक स्ट्रक्चर दिया आपको। नाक, नाक खराब हुई तो ये खराब हो गई, नाक को ठीक कर लीजिए, ये अपने आप ठीक हो जाएगी। तो लंग्स कैसे काम करते हैं, उनका क्या काम है, कौन सा ऑर्गन कैसे काम कर रहा है, ये पूरा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में कोई बताता है ऐसे खींचो, कोई बोलता है ऐसे खींचो, कोई बोलता है ऐसे खींचो। बहुत सिंपल है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इसके बनावट को एक बार समझ लियो। मैं नहीं कहता कि आपको सारे मसल्स के नाम आने चाहिए, आप बताओ कि ये डेल्टॉइड है, ये पेक्टोरल मसल्स है, ये ग्लूटियल मसल्स है, ये अगर आपको याद है बहुत अच्छा है ना। लेकिन अगर आपको याद नहीं है मत याद करो, आप सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को समझ लो कि कौन सी मसल्स की ओरिजिन कहाँ से है, कौन सी मसल्स का इंसर्शन कहाँ है, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। आप किसी भी तरह का मस्कुलोस्केलेटल पेन इजिली मैनेज कर देगा। फिर आपके लिए सर्वाइकल का पेन, फ्रोजन शोल्डर का पेन, टेनिस एल्बो का पेन, कार्पल टनल सिंड्रोम का पेन, लोअर बैक का पेन, पेल्विक जॉइंट का पेन, नी का पेन, एंकल का पेन, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने मसल्स की बनावट और उसके काम करने के तरीके को समझा। तो जब आपको लगेगा कि दिक्कत आ रही तो आपको समझ में आएगा कि दिक्कत कहाँ से शुरू हो रही है। मस्कुलर स्केलेटन पेन्स को मैनेज कर पाओगे, मस्कुलर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर पाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम खा तो बहुत अच्छा रहे हैं, मेहनत भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी पेन्स खत्म नहीं होते। ऐसा आपने अपने योगा प्रैक्टिस में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि आप अच्छा खाना खा रहे हो, आपके खाने में सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो एकदम जबरदस्त वाली, फिर भी आपके मस्कुलर पेन्स जो है वो सेटल नहीं हो रहे। सो वो मस्कुलर पेन्स क्यों नहीं सेटल हो रहे हैं, क्या रीजन है? कि कैसे, जैसे बहुत कॉमन है, कुछ लोग विटामिन डी खा रहे हैं, कुछ लोग मल्टी विटामिन खा रहे हैं, मल्टी मिनरल्स खा रहे हैं। क्यों खा रहे हो? और अगर खा रहे हो तो जरूरत क्या है? वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। जब वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी ना, मेरा विश्वास मानिए आप सारे मस्कुलोस्केलेटल पेन्स इजिली मैनेज कर ले जाओगे। सो मस्कुलोस्केलेटल पेन्स आप इजिली मैनेज कर ले जाओगे। इसके अलावा अगर आप चाहो तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल। ये आज मुझे लगता है कि अगर 10 लोगों का टेस्ट कराया जाए तो 6 लोगों को पक्का बढ़ा हुआ मिलता है। तो क्यों बढ़ा हुआ मिल रहा है, कि कहाँ कमी है? छोटी छोटी आदतों से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल बीमारी ही नहीं है, सिर्फ आपके शरीर के फंक्शन गलत हो गए, दैट्स व्हाई आपके ब्लड स्ट्रीम में दिख रहे हैं आपको। और ये आगे चल के बहुत बड़ा डैमेज कॉज करते हैं। तो आप इजिली सीखोगे कि ये ट्राइग्लिसराइड्स क्यों बढ़ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है, इनको कैसे सही रेशियो में लाए, आखिर कमी कहाँ हो रही है, कौन सा ऑर्गन सही काम नहीं कर, वो सारी चीजें आप समझोगे तो आप आसानी से किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम को इजिली मैनेज कर लोगे। जैसे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है, बीपी बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, अभी भी मेरे को मैसेज आया कि सर मेरा बीपी ये है, क्या करूं? बीपी बढ़ना तो इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो गई, क्यों बढ़ रहा है बीपी भाई? जाहिर सी बात है कि वैसोप्रेसिन आ रहा है, एडीएच का सिक्रीशन डिस्टर्ब हो रहा है, एडीएच का सिक्रीशन अच्छा हो जाएगा, बीपी मैनेज हो जाएगा। सो ब्लड प्रेशर भी दो तरीके का है, फिजियोलॉजिकल ब्लड प्रेशर है, साइकोलॉजिकल ब्लड प्रेशर है। समझ में तो आए हमें क्या कि कौन से ब्लड प्रेशर कौन मैनेज कर रहे हैं। क्या जरूरत है कार्डिवास खाने के दिन में? जरूरी थोड़ा है कि आप सिर्फ ब्लड थिनर या वेसोडाइलेटर्स खाते रहो और काम चलता रहे।
एक बार ये दवाइयां चालू हो जाए तो बंद ही नहीं होती। हमने बहुतों की दवाइयां बंद कराई। सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स, एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम्स, बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है ये। एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम्स में तो फीमेल बहुत ही परेशान रहती है यूटीआई इन्फेक्शन को लेकर। बहुत फ्रीक्वेंट यूटीआई इन्फेक्शन हो रहे हैं, किडनी में स्वेलिंग आ गई, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, कितने की तो किडनी खराब हो गई, डायलिसिस कराने की जरूरत है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ किडनी खराब हो जाएगी तो हम ठीक कर दें। किडनी खराब हो गई तो आपको या तो डायलिसिस कराना पड़ेगा या किडनी ट्रांसप्लांट कराना। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि अगर आप शुरुआती स्टेज पे आए तो आपकी किडनी खराब नहीं होने देगी। अगर आप एक बार ट्रांसप्लांट के बाद आए तो आपकी किडनी को लाइफ लॉन्ग हेल्दी रखने की गारंटी हम लोग देंगे। तो रेस्टोरेटिव काम भी करेंगे और प्रिवेंटिव काम भी हम कर देंगे। इसके अलावा आप अगर देखें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो जबरदस्त प्रॉब्लम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें इतनी प्रॉब्लम है कि हर शहर की दीवारें भरी पड़ी है इश्तेहार, नामर्द रोगी मिले हकीम इकबाल, है, पीसीओडी, ल्यूकोरिया, ये वो दुनिया, बहुत वाहियात सारी बीमारी जो कि असल में बीमारियां ही नहीं है। छोटी छोटी चीजों से आप ठीक कर सकते हो, थोड़े थोड़े से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा आसपास, सब 100% ठीक कर सकते हो। सो मेल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स तो 99% मैनेजेबल है। चाहे वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, या फिर सेमेन में पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो, ये सारी चीजें इजीली मैनेजेबल है। और ये बीमारी ही नहीं, बिकॉज आपको पता नहीं है क्या प्रॉब्लम आया है, उस वजह से वो आपकी प्रॉब्लम बना। तो मेल की प्रॉब्लम सेम इसी तरीके से फीमेल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फीमेल्स, मेल्स तो फिर भी बेचारे हकीम इकबाल के यहाँ चोरी छुपके हो आते हैं, लेकिन फीमेल्स तो बात भी नहीं करती। क्यों बात नहीं करती? क्योंकि उनको लगता है कि यार इसका कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि उनकी भाभी ने बताया था, उनकी मासी ने बताया था। उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। अभी बहुत तेजी से मार्केट भी किया जा रहा है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड को मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो उसको चॉकलेट दो, उससे अच्छे से बात करो। ये नहीं कह रहे कि यार मूड स्विंग्स होना ही नहीं चाहिए, खराब चीज है। ये बोल रहे हैं कि उसको अच्छे से बात करो। ठीक है, अच्छे से बात करना अच्छी बात है, उसके खिलाफ नहीं हो, लेकिन क्या करें कि मूड स्विंग्स हो ही ना। हम्म? अगर किसी फीमेल को बहुत एक्सेस ब्लीडिंग होने लगी ना, तो वो जाके अपने किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड को बोलती है, बोलती कोई बात नहीं मेरा भी होता है। वो बेचारी एनीमिक हुए जा रही है, परेशान हुए जा रही है, चिड़चिड़ी हुए जा रही है, उसके बाल खराब हो रहे हैं, वो खराब है, उसकी बॉडी खराब हो रही है, लेकिन हो रहा है, सबको होता है, मुझे भी हो रहा है। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं तेरे को भी हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है, एकदम कॉमन है। बात ही नहीं करते लोग इस पे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की बीमारियां, 90% बीमारियां फीमेल्स की भी जो है ना, जो फंक्शनल प्रॉब्लम्स है वो इजीली मैनेजेबल। इवन जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये बीमारियां होती ही नहीं है। थोड़ी सी समझ अगर आप में डेवलप हो जाएगी, पीरियड छोटे हो रहे हैं, पीरियड बड़े हो रहे हैं, सब बीमारियां ही नहीं है। तो आप इजिली रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसकी सारी बीमारियों को मैनेज कर पाओगे। फिर थोड़ा डिफिकल्ट तरफ चलते हैं, नर्वस सिस्टम। इसकी बीमारियों को लेकर लोग बहुत बहुत चक्कर लगाते हैं, क्योंकि जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं ना वो बड़े महंगे डॉक्टर होते हैं, बड़ी मोटी मोटी फीस लेते हैं, बड़े बड़े टेस्ट कराते हैं, सीधे सिटी स्कैन कराते हैं, ये करके आओ, ये करके आओ, ये करके आओ। तो नर्वस सिस्टम की मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, पर हाँ, नर्वस सिस्टम की बहुत सारी कंडीशन। अब किसी को ट्यूमर हो गया, किसी को कोई दिक्कत हो गई, तो हम योगा टीचर सपोर्टिव रोल पे प्ले कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारी मोटर और सेंसरी नर्व्स की प्रॉब्लम्स हम इजीली मैनेज करते हैं। तो जो चीज हम नहीं कर सकते, मैं कभी झूठ नहीं बोलता कि ये हम कर सकते हैं। और जो चीज हम कर सकते हैं उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। सो नर्वस सिस्टम की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। लाइक किसी को अगर नर्वस सिस्टम की वजह से डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हम मैनेज कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम की वजह से किसी के हाथ कांप रहे हैं, तो हम नहीं ठीक कर सकते। अगर किसी को मानिए कि नर्वस सिस्टम की वजह से पार्किंसंस हो गया,
मैनेज कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर किसी को डेमेंशिया हो रहा है, हम डेफिनेटली मदद कर सकते हैं। तो हम कुछ चीजें हेल्प कर सकते हैं, कुछ चीजें नहीं कर सकते। तो जो चीजें हम हेल्प कर सकते हैं उसको हम डिटेल से यहाँ पे समझेंगे कि नर्वस सिस्टम पे हम क्या क्या कर सकते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम हमारे अलावा कोई ठीक ही नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा डॉक्टर आ जाए, हमारे अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। कितने भी बड़े से बड़े इंडोक्राइनोलॉजिस्ट आ जाए, वो आपको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट देंगे, ये वाला हार्मोन नहीं आ रहा, ये सब्स्टिट्यूट देंगे। हम उस हार्मोन को नेचुरली रिलीज करा के ठीक करके दें। सो इंडोक्राइन सिस्टम में हमारी मास्टरी। जितने भी इंडोक्राइन डॉक्टर्स है ना, सबकी क्लिनिक आप बंद करा सकते हो। चाहे वो थायराइड की प्रॉब्लम हो, चाहे वो अदर इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो, क्योंकि इंडोक्राइन सिस्टम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज पे परेशान करता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है गैलेक्टोरिया। गैलेक्टोरिया में क्या होता है कि फीमेल मैरिड है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ब्रेस्ट मिल्क तैयार होने लगता है, प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ जाती है। हमारे अलावा कोई नहीं ठीक है। किसी फीमेल में मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन के फॉर्म में बढ़ गए हैं, उसकी आवाज बदल गई, उनकी अपर लिप पे बाल बढ़ गए हैं, चिन पे बाल बढ़ गए, बॉडी पे हेयर ग्रोथ करती है। हमारे अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। सब मैनेजेबल कंडीशन पे लेके चलते हैं। सो इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स पे तो हमारी मास्टरी है। हम इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स पे इतनी हेल्प कर सकते हैं कि अगर कोई 22 साल से पहले का बेटा या बेटी लेके आए, तो उसकी लंबाई तक बढ़ाने की गारंटी ले सकते हैं। 22 साल से पहले, मतलब उसका थाइमस एक्टिव हो तब तक। तो इंडोक्राइन सिस्टम पे हम बहुत जबरदस्त मदद कर सकते हैं। फिर जो लिम्फेटिक सिस्टम पे, इस पे तो योगा टीचर्स तो छोड़ दीजिए, डॉक्टर्स भी बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम ही आगे चल के कैंसर बनाएगा। सो लिम्फेटिक सिस्टम जितना बेहतर होगा, उतनी सारी चीजें मजेदार। तो हम लिम्फेटिक सिस्टम को इम्प्रूव भी करेंगे, और लिम्फेटिक सिस्टम की मदद से बहुत सारी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स ठीक करेंगे। सो लिम्फेटिक सिस्टम में भी हमारी बड़ी अच्छी मास्टरी है। बहुत आसानी से हम ये सारी चीजें ठीक कर पाएंगे। फिर जो असली चीज आती है वो ये आती है, जहां योगा टीचर्स बेचारे बात ही नहीं कर पाते, कि आप जो मेजर सर्जरीज हो गई, किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, किसी की किडनी की सर्जरी हो गई, किसी का हार्ट का हो गया, किसी का यूट्रस निकल गया, किसी को कैंसर की सर्जरी हो गई है। सो किसी का बाईपास है, किसी को पेस मेकर है, किसी को स्टंट लगे हुए हैं। ऐसी बहुत सारी सर्जरीज है, किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया, किसी का थायराइड ग्लैंड ही रिमूव हो गया। ऐसी बहुत सारी मेजर सर्जरीज आप देखते हो। इसके अलावा बहुत सारी मस्कुलर स्केलेटन सर्जरीज देखते हो, किसी की घुटने की सर्जरी, किसी की शोल्डर की सर्जरी है ना। तो ये जो सर्जरीज है, किसी की स्पाइन की सर्जरी, तो ये सर्जरीज को आप समझ सकते हो और इनका बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हो पोस्ट ऑपरेटिव केयर। जब आप ये सर्जरीज को बेहतर समझोगे, तो सर्जरीज के बाद अब उनको प्रॉब्लम ना हो दोबारा। जैसे किसी को इंडोमेट्राइटिस की कंडीशन थी, इंडोमेट्रियम बढ़ा, इंडोमेट्रियम की सर्जरी करा ली, अब उसको पता नहीं है क्या करना है, दोबारा फिर से इंडोमेट्रियम बढ़ गया, फिर से उसको सर्जरी कराएंगे। तो एक बार अगर उसने सर्जरी करा ली, तो दोबारा उसकी सर्जरी नहीं होगी, इस चीज की आप गारंटी दे सकते हैं। किसी का कैंसर रिमूवल सर्जरी हो गई है, दोबारा कैंसर में हो जाए, उसकी गारंटी आप ले सकते हो। तो आपके पास पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत जबरदस्त हो जाए। हर तरह की मेजर सर्जरीज में आप हेल्प कर पाओगे। और इसके अलावा जो बहुत मजेदार चीज आप सीखोगे, वो सीखोगे आसन। आसन जो है ना, वो जबरदस्त तरीके से आप समझने वाले हो। लाइक एक आसन कैसे आपके शरीर के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्फ्लुएंस करता है, उस आसन से आपके शरीर में प्रभाव क्या पड़ता है। तो उससे फायदा ये होगा कि आप बहुत आसानी से किसी के लिए एक सीक्वेंस तैयार कर पाओगे कि हाँ भाई, अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये आपका टारगेट एरिया है, तो ये आसन आप 3-4 आसन कर लीजिए, इनके इतने इतने रेपिटेशन इतने सेट कर लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। सो इस पूरी प्रैक्टिस को सीखने के बाद ना, आपको वो रेगुलर 1 घंटे वाली योगा क्लास चलाने की जरूरत है। आप आराम से अपना कैबिन बना के बैठिए, कंसल्टेंट बन के या थेरेपिस्ट बन के,
आपके पास लोग आए, आप उनकी चीजों को समझे, उनको एडवाइस करें। एक अभी तो चीजें बड़ी अच्छी हो गई, आप उनको एक वीडियो सेशन रिकॉर्ड करके दें जिनको वो महीने भर प्रैक्टिस करें, एंड देन आफ्टर वो 1 महीने बाद आपके पास फॉलोअप के लिए आए। तो सिंपली आप जैसे मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स अप्रोच कर रहे हैं, वैसे ही आप अप्रोच कर सकते हैं। आप अपनी खुद की योगा क्लिनिक रन कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप इसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन योगा क्लिनिक रन करने के लिए जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आता है, उस पर तो अभी तक हमने बात ही नहीं। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आता है पेशेंट की कंडीशन को समझना, उसकी ब्लड रिपोर्ट्स पढ़ना, उसकी एक्सरे रिपोर्ट समझना, एमआरआई की रिपोर्ट समझना। इसमें सबसे ज्यादा चैलेंजेस लोगों को आते हैं। तो यहाँ पे आपको वो रिपोर्ट्स इजी वे पे क्या कह रही है वो समझने का तरीका होगा। कि किसी के अगर एमआरआई में लिखा है कि L4 L5 पे बल्जेस बन रही, तो आपको तुरंत दिमाग में पिक्चर आ जाए कि अच्छा बल्जेस ये होती है यार, मैं ये करूंगी तो ये बल्जेस डिसॉल्व हो जाएंगी, ये इनको डिक्रीज करने के लिए मुझे ये करना चाहिए। तो आपके दिमाग में तुरंत पॉपअप कर जाएगा, क्योंकि आपको पता है बल्जेस क्या हो, है ना। तो आपको अगर जैसे आपके पास कोई रिपोर्ट लेके आया और पता चला कि बल्कि यूट्रस है, बहुत कॉमन है। अगर 10 फीमेल अपना यूट्रस 10 फीमेल्स अपना यूट्रस जो है वो स्कैन करके देखें, तो मुझे लगता है कि कई फीमेल्स ऐसी मिलेंगी जिनके यूट्रस में आपको ये मिलेगा कि उनका यूट्रस बल्कि है। कई फीमेल्स में आपको ये मिलेगा कि उनका यूट्रस बल्कि है। और उस बल्कि यूट्रस का मतलब क्या है ये बहुत कम लोग बता। गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो देखेगी, वो थोड़े बहुत टेस्ट वेस्ट और करा के देखेगी, बोलेगी ठीक है अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन उस बल्कि यूट्रस में न तो आपको ढंग से पीरियड्स आएंगे, ना आप कंसीव कर पाओगे, और हर महीने अनवांटेड पेन सहोगे वो। बल्कि यूट्रस हुआ क्यों, प्लीज आप चेक कीजिएगा मानिक। मैं और तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। तो बल्कि यूट्रस जो है वो आप समझोगे ठीक कर पाओगे। जैसे आप एक बहुत कॉमन चीज समझते हो, ओवरी में मल्टीपल एग्स का ओवल्यूशन, ओवरी में सिस्ट है, क्या पे फाइब्रॉइड क्या होता है, पॉलिप्स क्या होते हैं, ये सब कुछ बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा कि फाइब्रॉइड्स क्या है, पॉलिप्स क्या है। या जैसे किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी का कोई पैरामीटर कम है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, सब तरह की रिपोर्ट, चाहे वो एक्सरे की हो चाहे वो एमआरआई की हो, हर रिपोर्ट को आपको समझने की क्षमता आ जाए। तो इस कोर्स के बाद बहुत अच्छी चीज जो ये होने वाली है कि आप अपनी योगा जर्नी को बहुत अलग तरीके से कंटिन्यू कर पाओ। और इस कोर्स को पढ़ाने का मकसद भी मेरा यही था कि मैं अकेला कितने लोगों को ठीक करूं। जब बहुत सारे लोग होंगे तो बहुत सारे लोग ठीक होंगे, और जब ठीक होंगे लोग तो क्या होगा, भाई आपको पैसे मिलेंगे वो तो अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि योग का जो प्रचार अभी हुआ है ना, उस प्रचार को सार्थकता मिल जाएगी। अदरवाइज आने वाले 100 150 साल बाद योग का मतलब हो जाएगा वेट लॉस, जस्ट लाइक एरोबिक्स, जस्ट लाइक वो आपका जुम्बा, या जिम में जो लोग जाते हैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, या जो लोग और दूसरे दूसरे तरीके से ट्रेनिंग करते हैं, ठीक उसी तरीके से लोग योगा क्लासेस में आएंगे, वो बूट कैंप जैसा वो कपड़े पहन के आएंगे, जंप वम्प करेंगे, खींचेंगे खाचेंगे चले जाएंगे। सो योगा का मतलब अभी लोगों को क्या लग रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग करने का तरीका। कुछ लोग इसमें थोड़ा क्या पीस ऑफ माइंड ऐड करने के लिए क्या कर देते हैं, कोई कोई म्यूजिक बजा रहा है, कोई वो बाउल से साउंड हीलिंग कर रहा है, कोई बोल रहा है जाप कर लो, कोई बोल रहा है ये कर लो। सो बेसिकली लोगों को लगता है कि यार थोड़ी देर हम रिलैक्स हो, पर ये थोड़ी देर का रिलैक्सेशन फिर खत्म हो जाता है। आप सब योगा टीचर हो, आप सब एक्सपीरियंस करते होंगे कि 10 मिनट मेडिटेशन करो, 2 घंटे बाद खत्म। लेकिन अगर 10 मिनट मेडिटेशन किया और आपने ब्रेन को हेल्दी कर दिया, तो 2 महीने बाद भी खत्म नहीं होगी।
क्योंकि ब्रेन तो हेल्दी हो गया ना। तो मेडिटेशन ब्रेन का हेल्थ था, लेकिन वो कैसे होगा? ब्रेन को बिना डिटॉक्सिफाई किए नहीं हो सकता, ब्रेन की क्लिनजिंग के बिना नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप समझोगे कि आखिर कोई कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी आसन कैसे इफेक्टिव होगा। हम सब वही आसन करते हैं। जैसे मैं अगर कुछ आसन आपको बताऊं, जैसे मैं अपनी क्लासेस में बताया भी, जो लोग मेरे वुमेन वेलनेस वाले कोर्स पे आ रहे हैं, सबको लगता था यार ये आसन तो हम पहले भी जानते थे। सही कह रहा हूँ सिंपल वर्षा? हाँ रिंकी जी, ये सारे आसन सबको लगते थे ये आसन तो हम जानते हैं। पर जब वो आसनों को आपने डिफरेंट तरीके से किया तो उसका प्रभाव बदल गया। तो आप सब योगा टीचर हो, मैं आपको आसन सिखाने नहीं आया हूँ। मैं प्रभावी तरीके से आसन करना या प्रभावी तरीके से कौन सा आसन किसको कराना है वो बताना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक हाथ पे खड़े हो जाओ तो आप बहुत मजेदार हो जाओ। जितना डिफिकल्ट आसन सिखाने वाला टीचर है उतना खराब टीचर है। जितना सरल आसन सिखाने वाला टीचर है ना उतना अच्छा टीचर है। क्योंकि आज किसी को भी तकलीफ उठाना पसंद नहीं है। तो जो डॉक्टर मीठी दवाई देता है ना, बच्चों की दवाई कभी देखी कड़वी बनते हुए? बच्चों की सारी दवाइयां मीठी होती है। बच्चों को बहुत रेयर कंडीशन में इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अप्लाई करने का तरीका इजी होना चाहिए। तो जो जितना इजीली अप्लाई करेगा उतना इफेक्टिवली उसको आगे ले जाएगा। तो इस पूरे कोर्स पे यही चीजें आप सीखोगे कि किस तरीके से उसको अप्लाई करें, उसके पीछे के साइंस को अच्छे से समझोगे। सिंपली मतलब आप ये समझोगे कि कहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ा रहा है, उस ब्लड सप्लाई बढ़ने के बाद उस ऑर्गन पे क्या चेंजेस आएंगे, कितनी देर तक होल्ड करने से क्या होगा, कौन सा चैलेंज क्यों आ रहा है। जैसे आपका लिवर सही काम नहीं कर रहा, किडनी सही काम नहीं कर रही है, पेंक्रियास सही काम नहीं, क्यों सही काम नहीं कर रहा भाई? मैं शरीर तो पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई ठीक ही हो रही है ना। तो आपको ये ऑप्टिमल सर्कुलेशन समझ में आ जाए। क्योंकि शरीर में जो ब्लड सप्लाई होती है उसका एक बड़ा काम ये है कि शरीर को पोषण देना, मजबूत करना और उसकी सारी गंदगी बाहर निकाल के देना। तो जब आप शरीर को सही तरीके से क्लीन करोगे और मजबूत करोगे तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप बेहतर होगी ना। और इम्यूनिटी क्या है? आपकी हीलिंग पावर, चीजों को ठीक करने की पावर। तो मैं यहाँ आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप ये 10 दिन का फास्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं यहाँ बताऊंगा कैसे उसको बेहतर करके मजेदार कर। तो बहुत सिंपल तरीके से उसको ठीक करना हम सीखेंगे और साइंटिफिकली। तो आफ्टर दिस कोर्स आप किसी भी डॉक्टर को जाके बोलोगे कि आपने ये दवाई जो लिखी है यार, ये दवाई जो काम कर रही, ये तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? यार तेरा बेस्ट तरीका तू ही कर ले, मैं नहीं करूंगा फिर। सो 90% दुकान है आप डॉक्टरों की बंद करा। हाँ 10% जरूरी है, क्योंकि एक्सीडेंटल इंजरीज में उनसे अच्छी मदद कोई नहीं कर सकता। एक्यूट डिजीजेस में उनसे अच्छी मदद कोई नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स बुरे हैं या उनकी हमें जरूरत है। कहीं आपकी जरूरत ज्यादा है, कहीं डॉक्टर की जरूरत ज्यादा है। और जब दोनों ऐसे साथ काम करेंगे ना तो हम लोगों को बहुत मदद करते हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास नॉलेज होगा तो डॉक्टर्स आपकी नॉलेज को अप्रिशिएट करेंगे। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं डॉक्टर विमल छज्जर। उन्होंने अपने पूरे ट्रीटमेंट प्रोग्राम, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपने पूरे ट्रीटमेंट प्रोग्राम में योगा को मैंडेटरी कर लिया। वो कार्डियक डिजीजेस हील करते। और उसके पीछे सिर्फ एक छोटी सी बातचीत थी। मैं डॉक्टर बी एन टंडन से एक बार चर्चा कर रहा था कुछ गैस्ट्रिक कंडीशंस में, स्पेशली आईबीएस पे बात हो रही थी हमारी। तो हमने जो ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस किया, उनके बेटे को पता चला, उनका बेटा विमल छज्जर जी को ब्रीफ किया। विमल छज्जर जी इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने मुझे कनेक्ट किया, मेरे से समझा कि योगा, फिर उन्होंने खुद योगा का कोर्स किया और अपने पूरे ट्रीटमेंट जितने उनके सेंटर्स चलते ना, सब जगह योगा को उन्होंने मैंडेटरी कर दिया। हार्ट ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जरी के बिल्कुल अगेंस्ट है, कहते हैं ये सारी चीजें करो, सर्जरी नहीं करानी। तो आपकी बात
क्वालिफाइड इंसान तब मानेगा जब आप सही तरीके से करो। आपको बात को समझाने का तरीका, आपकी समझ अच्छी होगी तो मानेगा। और मानेगा ही नहीं, अप्लाई करके देखेगा, रिजल्ट देखेगा तो वो खुद भी करेगा। मैं बहुत सारे डॉक्टरों को जानता हूँ जो योग के महत्व को समझते तो हैं, पर सही जानकारी ना होने की वजह से उसको लोगों को एडवाइस नहीं देते। यहाँ हमारे यहाँ नोएडा में एक बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, भरद्वाज हॉस्पिटल। उसके ऑनर, उनके हस्बैंड कार्डियोलॉजिस्ट है और वो मेडिसिन एक्सपर्ट है, डॉक्टर ब्रेविस भरद्वाज। सो बहुत परेशान थी वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। और सोचिए, वो खुद मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, बड़ी परेशान थे, सब कुछ करके थक गए थे। हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं बीएसजी की, जहाँ किसी ने मेरा उनसे परिचय कराया, हाय हेलो हुआ। सो फिर ऐसे ही बात होने लगी, तो उनकी प्रॉब्लम निकल के आई, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, मैं आपको ठीक करता हूँ। शुरुआत में तो उन्होंने बड़ी अच्छी से स्माइल दी, क्योंकि काफी सीनियर लेडी थी। फिर उस बातचीत से वो इम्प्रेस हुई, और फिर 3-4 दिन मैं उनके साथ एक ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस किया और उनको उन्होंने प्रैक्टिस की। अब वो अपने पर्चे में मेरा नंबर अपने आप लिख देते, मेरा नंबर याद हो गया उनको। जिस भी किसी पेशेंट को उनको लगता है कि मेरी जरूरत है, उसके पर्चे में मेरा नंबर लिख देते। तो ये सब कुछ तभी संभव होगा जब सही ज्ञान सही तरीके से अप्लाई। तो अब मेरा बोलना यही मैं रोक रहा हूँ, आप सबके क्वेश्चंस लेंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ इस कोर्स के बारे में जान, हाँ एक चीज और। अच्छा, एक कॉल आई थी मुझे, वो बड़े नाराज लग रहे थे कि सर आपने जो 5,000 का डिस्काउंट दिया वो संडे और मंडे को 12 बजे तक क्यों दिया। आप, हम जब जानते ही नहीं क्या सीखना है तो कैसे पैसे भर दे। तो उनकी बात से मुझे बड़ा, सच बताऊं तो अजीब लगा, लेकिन मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं क्लास में सबके सामने कहूंगा कि जो भी इस रिकॉर्डिंग के बाद, इस सेशन के बाद इस कोर्स को इनरोल करता है, सबको वही पुराना वाला 5,000 का डिस्काउंट इस कोर्स में मिलेगा। आगे के लिए मैं नहीं कह रहा, ठीक है। तो इस कोर्स में जो भी आ रहे हैं, सभी को जस्ट सिर्फ 16,000 रुपये ही देने होंगे। आपको अलग से कुछ और पे नहीं करना इस कोर्स के लिए। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद कि आपने मेरी सोच बदली। मैं पब्लिकली नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको बुरा ना लग जाए, लेकिन ठीक है चलिए। तो अब मैं यही रोक रहा हूँ, अब आपके सवाल लेंगे। सॉल्ट डेफिशिएंसी पे मसल्स पेन। देखिए, सॉल्ट का मतलब क्या हुआ? सॉल्ट का मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हुई है ना, स्पेशली सोडियम कम हुई। तो जब सोडियम कम होगा तो आपके ब्लड का फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाए। आप देखते हो ना, जिनको बीपी कम होता है उनको कुछ नमकीन खिलाने की बात होती है। तो जब किसी को सॉल्ट की डेफिशिएंसी होगी या किसी को सोडियम की डेफिशिएंसी होगी, तो उसकी बॉडी में जो ब्लड का ट्रेवल रेशियो है वो स्लो हो जाएगा। स्पेशली अगर मैं कहूँ तो रेट और रिदम कम हो जाएगा, और ये निर्भर करता है ब्लड के वॉल्यूम पे। तो ब्लड का फ्लो वॉल्यूम, रिदम और रेट, तीनों चीजों को कंसिस्टेंटली साथ लेके चलता है तो पूरा होता है। तो अब अगर उसमें आपने सॉल्ट कम कर दिया तो क्या होगा, जो वेसल्स का ब्लड है वो माइनर आर्टरीज, जो मतलब मेजर आर्टरीज माइनर आर्टरीज के ब्लड से एक्सचेंज करने में देरी है। सिंपल शब्दों में समझे तो सेल्यूलर ब्लड को वेस्कुलर ब्लड से एक्सचेंज होने में समय लगेगा, जिसकी वजह से मसल्स अकड़ने लगेंगी और पेन बढ़ने लगेगी। तो आप देखिए, जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है ना, उनको क्रैम्प्स आते हैं, अचानक से मसल्स में एटन पड़ने लगती है। तो ये ठीक करने के लिए आपको सिंपली अपने ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाना होगा, क्योंकि हमको सोडियम की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन सोडियम कम होता है ब्लड के वॉल्यूम कम होने की वजह से। हमको 1 ग्राम जो है ना वो बहुत, 1 ग्राम जो है वो सोडियम बहुत है। हमको 1 ग्राम नमक खा लिया बहुत हो गया हमारा सोडियम। लेकिन तब जब ब्लड का वॉल्यूम अच्छा होता है, ब्लड के वॉल्यूम पे काम करेंगे तो सोडियम अपने आप बेहतर हो जाए।
ठीक है स्नेहा जी। Yes, sir. Thank you. मंजीत सर, कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमें रिटर्न नोट्स भी मिलेंगे इससे रिलेटेड। मंजीत, रिटर्न नोट्स मैं आपको ही बनवाऊंगा, मैं आपको कुछ बुक्स रेकमेंड करूंगा। मैं, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताता चलूंगा वो सारी स्लाइड्स आप पिक्चर्स क्लिक कर करके लेते रहेंगे, अपने वर्ड्स में लिखते रहेंगे। रिटर्न नोट्स नहीं, लेकिन हाँ रिलेटेड बुक्स में जरूर रेकमेंड करूंगा आपको। योगा वाला पार्ट बुक में नहीं है, साइंस वाला सारा पार्ट बुक में मिलेगा, डिजीज वाला सारा पार्ट बुक में मिलेगा। साइंस वाला पार्ट जो जो यौगिक पॉइंट ऑफ व्यू का साइंस है वो मैं आपसे नोट कराऊंगा। वो सारी चीजें मैं आपको एक्सपीरियंस भी कराऊंगा, नोट भी कराऊंगा। वो पूरा ट्रेडिशनल तरीके वाली पढ़ाई करेंगे। ये मॉडर्न तरीके में ना जो पीडीएफ वाला पढ़ाई होती, पढ़ाई नहीं होती, पीडीएफ लेके रख लेते हैं, कोई खोल के नहीं लिखता। लेकिन जब आप एक बार लिखोगे ना तो हमेशा के लिए दिमाग में याद रहेगी। उम्मीद करता हूँ मंजीत समझ में आ गया होगा आपको मेरी बात। तो और किसी के कुछ सवाल हैं? हाँ, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर आप चाहेंगे तो आप हमारे यहाँ आके प्रॉपर एक सर्टिफिकेट सेरेमनी हम कर सकते हैं। और अगर आप लोग नहीं इतनी दूर आना चाहेंगे तो आपका सर्टिफिकेट आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है नमस्ते सर। जी मैम। आंसी बात कर रही हूँ। सर, क्या डायग्नोसिस जैसे मतलब हम नॉर्मली करते हैं केस स्टडी वगैरह ऐसे बना के, तो फिर प्रॉपर उनका प्रोग्राम बनाना उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत भी। अच्छा सवाल है, ये मैं मिस कर गया था मानसी। आपको प्रॉपर केस स्टडी बनाने का तरीका मिलेगा, आपको वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके जरिए आप किसी पेशेंट को समझोगे, कौन कौन से पैरामीटर्स किस किस क्वेश्चन से मिलेंगे। क्योंकि जब बात की जाती है ना 90% टाइम पेशेंट क्या बोलता है, हम तो ये अच्छा करते हैं, हम तो ये अच्छा करते हैं, पानी तो मैं बहुत अच्छा पीता हूँ, खाना तो मैं बहुत अच्छा खाता हूँ, तो मैं रोज वॉक करता हूँ। तो जब पेशेंट से बात करोगे ना तो कहीं कमी दिखेगी नहीं, लेकिन जब आप उसके स्टेप बाय स्टेप उस पे जाओगे तो आपको सारे चीजें अपने आप खुल के आ जाएगी। तो वो सारा क्वेश्चन मॉड्यूल सब कुछ आपको समझ में आएगा, किसी की भी केस स्टडी बनाने का तरीका समझ में आएगा, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका भी समझ में ओके, ठीक है, थैंक यू आएगा। सर। किसी और के मन में कुछ डाउट है? उमा, बिल्कुल ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। बिल्कुल, अगर आप कभी क्लास मिस कर जाते हैं तो हम रोज के सेशन को रिकॉर्ड करते हैं। इवन आज का सेशन भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ग्रुप में इसको हम फ्री में आज के लिए पोस्ट करेंगे, तो जो लोग आज हमारी क्लास नहीं सुन पाए वो इसको देख सके। तो रोज के सेशन रिकॉर्ड होंगे और सेम डे आपको मिल जाएंगे, आप अपने कंफर्ट में कभी भी उसको देखिए। और वो कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास लंबे समय तक रहेगी भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 4-6 साल तक रहेगी, लेकिन हाँ ये जरूर कह रहा हूँ कि इतने समय तक रहेगी जब तक आप अच्छे से इसको 4 बार, 10 बार, 15 बार देख सके। आप रिकॉर्ड करके इसको अपने पास सेव करके नहीं रख पाएंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग आप हमेशा देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब तक मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम नहीं है, जब तक मेरे क्लाउड का स्पेस अच्छा है, तब तक आपके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। सो उमा, आई एम श्योर आपको जवाब मिल गया होगा। थैंक यू। Yes, sir. Thank you. ये कोर्स नेक्स्ट टाइम कब स्टार्ट करूंगा? देखिए, ऑनेस्टली अभी इसके बाद ये इस साल का लास्ट कोर्स है। मेरे पास और कोर्सेज अभी प्लान है, जैसे मेरा वुमेन वेलनेस का बैच अभी आएगा, और वो भी नेक्स्ट ईयर ही आएगा, इस साल। अब जब इस साल चांसेस कम है, अगर आया भी तो इस साल वुमेन वेलनेस आएगा, और कोई नया कोर्स मेडिकल योगा का तो नहीं आएगा। कोर्स 3 महीने का है सुनीता, और एग्जाम नहीं होंगे, आपको 1 साल तक मेरे साथ केस स्टडीज करनी है। हाँ, बेस्ट चीज तो मैंने बताई नहीं। इस कोर्स का जो बेस्ट कोर नॉलेज है वो है जब आप पेशेंट देखने लगोगे। तो पूरे 1 साल तक, जैसे आप देखते हो ना एमबीबीएस पढ़ने के बाद इंटर्नशिप मिलती है, तो पूरे 1 साल तक आप जितने भी पेशेंट देखोगे सारी केस स्टडीज आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट।
हर संडे हम केस स्टडीज डिस्कस कर सकते हैं। इन केस आप संडे फ्री नहीं है, वीकडेज में भी डिस्कस करेंगे, सेम डे डिस्कस करेंगे। मैं बस ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मैं भी परिवार के साथ हूँ, मेरी भी कुछ कमिटमेंट्स है, तो तुरंत फोन नहीं कर पाया तो कुछ घंटों बाद आपको रिप्लाई करूंगा। पर हम केस स्टडीज करेंगे पूरे साथ, जिससे आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है सुनीता, तो एग्जाम नहीं होगा लेकिन केसेस बहुत सारे सॉल्व करने थे। Oh, okay. Thank you, sir. Thank you, sir. सर कोर्स इज एवरी डे, एवरी या वीकेंड छुट्टी होगा? क्लासेस होगी। इन केस कभी अगर मेरी लाइफ में कुछ भूचाल आता है तो क्लास हम सस्पेंड करते हैं, पर उस भूचाल को मैनेज करेंगे। तो उसको एक आध 2 दिन 4 दिन अगर कभी ऐसा भूचाल आया तो उसको हम मैनेज कर लेंगे। मतलब आपका सिलेबस उससे इम्पैक्ट नहीं होगा, आपको लर्निंग पूरी मिलेगी। ये इसलिए शुरू में कह देना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए 3 महीने के समय में सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन आते हैं। हाँ, मैं यूजली नहीं कोशिश करता कि छुट्टी हो। इवन फेस्टिवल्स वाले दिन भी मैं छुट्टी नहीं करना पसंद करता। अगर कुछ नहीं करना, ज्यादा लोग छुट्टी कर रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन भी रख लेता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। अगर मेरी लाइफ में कोई चैलेंज होगा तो डेफिनेटली हम उस क्लास को उस दिन छुट्टी करके किसी और दिन करेंगे। जी शिल्पा बोलिए। सर ओनली योगा टीचर्स इस कोर्स को कर सकते हैं क्या? देखिए, जो भी योगा में इंटरेस्टेड है तभी इस कोर्स को कर सकते हैं। योगा टीचर्स के लिए बेस्ट क्या होता है कि उनको आसनास के नाम हम पहले से पता है। अगर कोई नया इंसान भी करेगा तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास प्रीवियस एग्जाम्पल है, 2-3 एग्जाम्पल्स हैं जिनका जैसे एक तो मैं बोलूंगा कि स्कूल टीचर थी, उसके बाद उन्होंने ये कोर्स किया और फिर दूसरा कोर्स भी किया, और अब वो सबको एडवाइस कर रही है। नाम नहीं बोल रहा हूँ आपका कि आपको बुरा ना लगे, तो जो लोग जानते हो मुस्कुराने भी लगे। तो ऐसा है कि कोई भी कर सकता है, बस उसका योगा में इंटरेस्ट होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, जी, इसमें प्रैक्टिकल योग आसना का कैसे रहने वाला है? प्रैक्टिकल योग आसन कैसे रहेंगे? नहीं, जैसे सपोज एक डिजीज आपने ली, फिर उसके थ्रू जो आसन आप बताएंगे वो मतलब ये करें या प्रैक्टिकल आप बताने वाले हैं? नहीं, हम प्रैक्टिकल भी बताएंगे और बहुत सरल तरीका होता है। लास्ट क्लास में हमने ये प्रैक्टिकल किया था, तो आप पूछ सकते हो। सिंपल थी, वर्षा थी, शिल्पा थी, कई लोग थे उस क्लास में जो प्रैक्टिकल जो हम कर रहे थे वुमेन वेलनेस वाला। तो हम क्या करते हैं, किसी एक को हम डेमोस्ट्रेट कराते हैं और उसके बाद मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। जितने लोग डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं, जितने लोग सेल्फ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपली आप जहाँ बैठेंगी एक योगा मैट लेके बैठ जाओ, तो आप प्रैक्टिस भी करेंगी, एक्सपीरियंस भी करेंगी, और उस एक्सपीरियंस को फिर इम्प्लीमेंट भी करेंगी। मतलब डेली होने वाले हैं? नहीं, रोज प्रैक्टिस नहीं होगी। जब किसी डिजीज का मैनेजमेंट लिखेंगी तो उसका प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। अगर किसी आसन में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो वाला प्रैक्टिस नहीं होगा कि 1 2 3 4 5, ऐसा वाला प्रैक्टिस नहीं होगा। ये थेरेपेटिक और स्पेसिफिक प्रैक्टिस है। सर जैसे क्लाइंट को लेके रहता है, जैसे अभी आपने बोला गॉल ब्लैडर रिमूव है, तो उसके लिए हमें क्या होने कराना है वो भी आप बीच बीच में बताएंगे या साइड में पूछ सकते हैं वो? हाँ हाँ, बिल्कुल बताएंगे भाई। कैसे ठीक करोगे वो तो बताना ही पड़ेगा ना आपको। हाँ जी, हाँ जी। बीमारी बताएंगे तो बीमारी का इलाज तो बताना ही पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। टाइमिंग 9 बजे की रहेगी, 9 से 10। और अगर कभी खिंचा भी कुछ टॉपिक तो मैक्स उसको 10:10 पे खत्म कर देंगे। मतलब इफेक्टिवली 10 बजे तक खत्म करने की कोशिश रहेगी। कभी अगर बढ़ा तो ये 2 4 10 मिनट बढ़ेगा, इससे ज्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूँ, क्योंकि सब अपना बहुत कीमती समय लेके आते हैं, वो खराब ना हो। सर इस समय फेस्टिवल्स खूब हैं, उसको कैसे मैनेज करेंगे सर? फेस्टिवल्स तो हर समय आएंगे, कोई भी ऐसा महीना नहीं होता जिसमें फेस्टिवल्स ना हो। नहीं सर, ऐसे सर ये समय मंथ बताया बहुत अभी तो ज्यादा ये वाला। फेस्टिवल है। अभी जब गणेश
का 15 डेज का पूरा उत्सव आ जाता है, फिर उसके बाद नवरात्र आ जाते हैं, फिर उसके बाद दिवाली शिल्पा एंड फिर सारे घर की सेशन सफाई सर। रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर आपका कोर्स बहुत अच्छा है, हमें पता है कि हम नो डाउट मतलब हम वुमेन वेलनेस का कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें भी हम फुल्ली सेटिस्फाइड हैं। और जो नॉलेज आपसे मिल रही है वाकई में हमें किसी से नहीं मिली इतनी अच्छी नॉलेज। बट सर यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि फेस्टिवल्स इतने ज्यादा हैं कि मतलब कैसे मैनेज होगा। अभी आपका कोर्स ऑलरेडी हम कर रहे हैं, तो 2 कोर्स एक साथ वो कैसे मेरी होंगे सर? जिम्मेदारी शिल्पा, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो। फेस्टिवल्स कैसे मैनेज होंगे वो मैं जानता हूँ। होली, गणेश चतुर्थी के दिन, जिस दिन बहुत ज्यादा भीड़ या जिस दिन आपको बहुत बिजी वाला डे, उस दिन हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और सारा रिकॉर्ड करके सबको दे देते हैं। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चन है आप ग्रुप में डाल दो, हम उसकी रिप्लाई यहाँ डाल देंगे। तो फेस्टिवल्स वाले डे हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, जिससे आपका कुछ बहुत सी सीरियस टॉपिक मिस नहीं होता। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जैसे जो फ्री डेज होते हैं उसमें हम ऐसे टॉपिक्स करते हैं जिनका ज्यादा मायने होता है। जिस दिन आप छुट्टी कर रहे हो उस दिन हम ऐसे टॉपिक्स करते हैं जिनको आप सुन के भी समझ सको। तो वो हम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि फेस्टिवल सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सभी के लिए है ना। हम सभी उसी ट्रेडिशन से जुड़े हैं, हम सब वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे और एंजॉय करेंगे। तो वो पूरा मैं सब कुछ प्लान करके चलूंगा, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और रिकॉर्डिंग सर कब तक रहेंगी ये रिकॉर्डिंग्स अगर हमें मिलती हैं तो? रिकॉर्डिंग शिल्पा, मैं डेट कमिट किसी को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरे क्लाउड में जब तक स्पेस रहेगा तब तक रिकॉर्डिंग्स रहेगी। ये हो सकता है 6 महीने रहे, हो सकता है साल भर रहे, हो सकता है 1.5 साल रहे, पर रहेंगे आपके पास लंबे समय तक ये रिकॉर्डिंग। जब तक मेरे पास स्पेस है, एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी, एक क्लाउड पूरा इसीलिए है। तो जब तक स्पेस है तब तक ये रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, आप कितनी बार भी देख सकते सर ऐसे मेल पे सेव नहीं कर सकते क्या? मेल जो होता है उस पे सेव हो जाता है, इस तरह से कुछ नहीं है गूगल पर कुछ इस तरह का? हैं। शिल्पा, सेव करने को अगर मैं एक बार परमिशन दे दूंगा ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि फिर लोग, जैसे आपने देखा, फिर आपने अपने 25 दोस्तों को दे दिया। आपके वो 25 दोस्त सुनेंगे कुछ और, सीखेंगे कुछ और, नाम मेरा खराब होगा। तो मैं इसीलिए, जो पीडीएफ वाली बात है, प्रेगनेंट जो मेरा वुमेन वेलनेस वाला पीडीएफ है, बिना कोर्स पढ़े कोई उसको समझ ही नहीं सकता, ऐसा बनाया। और यहाँ सर पे आपका नोट्स इसमें आपकी आवाज सुने बिना तो कुछ समझ में ही नहीं आता। भले हम कितने वीडियोस देख लें कितनी कर लें। आप देख सकते हो बहुत बार, आप उसके लिए निश्चिंत रहो। रिकॉर्डिंग्स आप 50 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं। आप सेव नहीं कर पाओ। ओके सर। सो 10 बज गए। आप सबके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। जिनको भी रजिस्टर करना है सब मुझे रात को भी व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं, या सुबह वो अपनी पेमेंट करके, या मेरे से पेमेंट डिटेल ले लें। मेरा जो नंबर है 8800575762, ये नंबर पे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सारे ऑप्शंस हैं, यूपीआई। आप पेमेंट करके व्हाट्सएप मैसेज छोड़ के रजिस्टर कर सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि मुझे एक मैसेज छोड़ दो, मेरे से पेमेंट डिटेल्स ले लो, अकाउंट डिटेल्स ले लो, और पेमेंट करके अपना रजिस्टर कर सकते हो। सो कल से हम इफेक्टिवली इस क्लास को सीरियस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अगर किसी के कुछ और सवाल रह जाते हैं यहाँ आप नहीं पूछ पाए, तो वो सवाल भी आप मुझे व्हाट्सएप पे, रात को फोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे पूछिएगा, सुबह फोन भी कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, अगर हम क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं रेगुलरली तो कई बार रिकॉर्डिंग में समझ में नहीं आया, मतलब मेरा नाइट का मैं कह नहीं सकती हूँ कंफर्म, क्योंकि मैं 9 साढ़े 9 तक सो जाती हूँ सर। शिल्पा, मैं इसका एक बहुत अच्छा समाधान दे देता हूँ। अगर आप एक बार ये कोर्स कर लेते हो, तो दूसरी बार जब आप रिपीट करोगे ना, तो मात्र एक मिनिमम अमाउंट, एक टोकन अमाउंट, छोटा सा लाइक 1000 रुपए का अमाउंट देके इस कोर्स को दोबारा रिपीट कर पाओगे। 1100 रुपए रिपीट कर का, सकते हैं ना सर? हाँ रिपीट कर 1100 सकते हैं रुपए ना, का तो एक कोई टोकन दिक्कत। अमाउंट हम रख रहे हैं। ये हाँ आपके हाँ। आपके उससे ही मुझे आइडिया आया कि एक बार जो कोर्स किया, जिसको लगा कि ये कोर्स नहीं समझ में आया, तो अगले बार वो सिर्फ 1100 रुपए देके उसको रिपीट करो। ठीक, खुश? हाँ सर वो ये तो सही है, लेकिन है ना इस समय तो बहुत बहुत क्रूशियल स्टेज चल रही है। मैंने आपको बताया था मेरे फादर का भी, तब भी मैंने आपका कोर्स ज्वाइन कर लिया। बहुत सारे लोग हैं, उनका समय हम खराब कर रहे हैं। हम हाँ कल से हाँ। इसको बात कर लेंगे, ठीक है? ठीक है सर, ओके सर।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके समय और सहयोग के लिए। नमस्कार। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.